हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज हम फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में ही डेप्थ में जाकर के देखेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने देखा तो था पर थोड़ा सा सुपरफिशियल था। अभी हम डेप्थ में देखेंगे कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन हमारे लिए कि क्यों ज़रूरी है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में टीचर के लिए क्या रोल बता है, स्टूडेंट के क्या रोल हैं, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इसका कंटेंट में रहेगा कि व्हाट इज़ फिलॉसफी, देन व्हाट इज़ एजुकेशन, एजुकेशनल फिलॉसफी क्या होती है, एम्स ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या होते हैं, स्कोप ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एंड मेजर फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन। ये आज हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। लेट अस सी व्हाट इज फिलॉसफी। अगर हम फिलॉसफी की बात करते हैं तो द टर्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। पहला है फिलोस मीन्स लव एंड सोफिया मीन्स विजडम। मीन्स यहाँ पर ये बताया कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल लेवल है ये किस तरह से हमारी फिलॉसफी को अफेक्ट करता है, और ये यहाँ पर जो हमारी बुद्धिमत्ता है या हमारा विजडम है, विजडम और लव का यहाँ पर मीनिंग क्लियर होता है। द टर्म हैज बीन derived from two Greek words, philos means love and sophia means wisdom. Then philosophy means love of knowledge or passion for learning. Philosophy का मतलब ये कि ये भी होता है कि हम नॉलेज, हर व्यक्ति नॉलेज गेन करने के लिए लालायित रहता है, तो ए लव फॉर नॉलेज और पेशन फॉर लर्निंग, किसी व्यक्ति में जुनून होता है किसी चीज़ को सीखने का, तो फिलॉसफी मीन्स लव फॉर नॉलेज और पेशन फॉर लर्निंग। तो ये अगर डेफिनेशन भी आती व्हाट इज फिलॉसफी, तो यू मस्ट बी एबल टू राइट ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो यह फिलॉसफी क्लियर होती है। और आगे हम और देखते हैं कि फिलॉसफी क्या है। इट इज़ द स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यू, रीजन्स, माइंड एंड लैंग्वेज। तो फिलॉसफी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस। एक जो हमारे लाइफ के जो फंडामेंटल क्वेश्चंस है, जनरल क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस अबाउट हमारे एग्जिस्टेंस में, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, और नॉलेज, मुझे किस तरह का ज्ञान प्राप्त करना है, मेरे जीवन जीने की वैल्यूज़ क्या है, मेरे अपने वैल्यूज़ क्या हैं, बिलीव्स क्या है, और क्यों मैं आया हुआ हूँ, और माइंड क्या होता है, और हमारी भाषा तो क्या है। इट इज़ द स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यूज, रीजन्स, माइंड एंड लैंग्वेज। सच क्वेश्चंस आर ऑफन पोस्ड एज प्रॉब्लम टू बी स्टडीड और रिजॉल्व। ऐसे वाले क्वेश्चंस को जब हम करते हैं तो जब ऐसे वाले क्वेश्चन हमारे दिमाग में जब आते हैं तो हमारी स्टडी को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, पर इनका क्वेश्चंस हमको फिलॉसफी में ही, इसका आंसर हमको फिलॉसफी में मिलता है। तो अगर जब भी फिलॉसफी से रिलेटेड अगर व्हाट इज फिलॉसफी, तो यू मस्ट राइट ऑल दीज थिंग्स। द टर्म हैज बीन derived फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स, फिलोस मीन्स लव एंड सोफिया मीन्स विजडम। फिर फिलॉसफी मीन्स लव फॉर नॉलेज और पेशन फॉर लर्निंग। इसी में कंटिन्यूड करके अगर करते हैं तो इट इज द स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यूज, रीजन्स, माइंड एंड लैंग्वेज। सच क्वेश्चंस आर ऑफन प्रपोज्ड एज प्रॉब्लम टू बी स्टडीड और रिजॉल्व। ठीक है। देन व्हाट इज एजुकेशन अगर आता है तो एक पूरा कंप्लीट एस्पेक्ट हम एजुकेशन का देखते हैं कि एजुकेशन क्या है। एक तो एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज या एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। तो पहला एजुकेशन का पहला उद्देश्य है नॉलेज प्राप्त करना, अ टूल टू डिसिप्लिन द इंटेलेक्ट। ये हमारे लिए एक हथियार, जब एजुकेशन होता है तो हमारे जो हमारा इंटेलिजेंस है वो हमारे इंटेलिजेंस को किस डायरेक्शन में काम करना हमको सिखाता है,
क्योंकि कभी कभी हम लोग इंटेलिजेंट तो बहुत होते हैं, लेकिन उनको जो वो प्रैक्टिकल लाइफ में किसी और नेगेटिव वे में उसका यूज़ करते हैं। तो एक ये हथियार भी होता है कि एक हमारा इंटेलेक्चुअल को हमको किस डायरेक्शन में काम में लेना है। तो नंबर टू अक्वायर द नॉलेज, अ टूल फॉर डिसिप्लिन द इंटेलेक्ट, देन प्रिपरेशन फॉर लाइफ। एजुकेशन हमको लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, अपने आप को आगे कैसे प्रिपेयर करना है, एजुकेशन ये भी सिखाता है। देन डायरेक्शन, एजुकेशन हमको लाइफ में एक डायरेक्शन देता है, एक दिशा देता है। अगर व्यक्ति एजुकेटेड होगा तो वो एक अलग डायरेक्शन में चलेगा, या वो एजुकेटेड नहीं होगा तो उसकी वो दिशा भ्रष्ट हो जाएगा, या उसको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलेगा, तो अपने आप को आगे या लाइफ स्किल्स में आगे वो नहीं बढ़ पाएगा। देन ग्रोथ, एजुकेशन हमारे लिए किसके लिए ज़रूरी है? एजुकेशन हमारा फिजिकल, पर्सनल, सोशल ऑल एस्पेक्ट में हमारा ग्रोथ करवाता है। देन ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, एजुकेशन के द्वारा हमारा कल्चर एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन ट्रांसफर होता रहता है। तो व्हाट इज एजुकेशन? एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, नंबर 1, नंबर 2, अ टूल टू डिसिप्लिन द इंटेलेक्ट, देन अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, नेक्स्ट डायरेक्शन, ग्रोथ एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। ये इन चीज़ों के लिए ये एजुकेशन ये है। देन अब एजुकेशनल फिलॉसफी, अगर हम एजुकेशनल फिलॉसफी की बात करते हैं तो अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड बिलीफ अबाउट एजुकेशन that guide the professional behavior of the educator. It asks what is the purpose of education. एजुकेशनल फिलॉसफी, वहाँ हमने जनरल फिलॉसफी की बात करी थी कि व्हाट इज़ फिलॉसफी एंड व्हाट इज, यहाँ हम देखेंगे एजुकेशनल फिलॉसफी, क्योंकि फिलॉसफी धर्म के बारे में अलग फिलॉसफी होती है, एजुकेशन के बारे में अलग फिलॉसफी होती है, साइंस के बारे में अलग फिलॉसफी। तो अगर हमें एजुकेशन फिलॉसफी की बात करते हो तो ये क्या है? अ सेट ऑफ वैल्यूज़। इन्होंने एक कुछ क्राइटेरिया, कुछ प्रोटोकॉल इस तरह से बनाए हैं, कुछ वैल्यूज एंड बिलीव से अबाउट किसके बारे में? education that guide the professional behavior of the educator. means educational philosophy ये कहती है कि पाठ्यक्रम किस तरह से होना चाहिए, एक एजुकेटर को का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, और उसके क्या वैल्यूज़ होना चाहिए। ये एजुकेशनल फिलॉसफी ने डिसाइड किया है कि जो एक कॉलेज कहीं का कॉलेज का प्रिंसिपल है, स्कूल का प्रिंसिपल है, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, टीचर्स का व्यवहार किस तरह से होना चाहिए, एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें नहीं ऐड होना चाहिए एजुकेशन को, बच्चों को वो पर्टिकुलर चीज़ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचर को क्या क्या करना चाहिए। तो एजुकेशनल फिलॉसफी वो फिलॉसफी है जिसने क्या बना है? अ सेट ऑफ वैल्यूज़ बना है, कुछ बिलीफ बना है, मीन्स कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना है, या कुछ गाइडलाइंस बनाई है, किसके बारे में? एजुकेशन के बारे में। दैट गाइड द प्रोफेशनल, और वही गाइडलाइन कौन फॉलो करता है? प्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ द एजुकेटर। इट आस्क व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन। मीन्स इन्होंने एजुकेशनल फिलॉसफी ने एक ये चीज़ बताई है कि भाई आपका एजुकेशन का पर्पस क्या होना चाहिए, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो एजुकेशनल फिलॉसफी ये है। अब इसी में हम और आगे देखते हैं कि इट में बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। ये तो हमने शुरू में देखा है कि इसके डेफिनेशन, अगर क्वेश्चन आता है कि डिफाइन एजुकेशनल फिलॉसफी, तो आप ये फिलॉसफी लिख सकते हैं। दूसरे इसी में कंटिन्यूशन में है, इट में बी डिफाइंड, ये दूसरी डेफिनेशन है, इट में बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ए फिलॉसफी ऑफ लाइफ टू द वर्क ऑफ एजुकेशन। ये क्या है? इट में बी डिफाइंड एट द एप्लीकेशन, जो भी इसके गाइडलाइंस हैं या जो इसने फंडामेंटल क्राइटेरिया बनाए हैं, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को किस में हमको लागू करना है? एजुकेशन में। तो क्या होगा कि हमारा एजुकेशन बेहतर बनेगा। तो इट में बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ए फिलॉसफी ऑफ लाइफ टू द वर्क ऑफ एजुकेशन। इट ऑफर ए डेफिनेट सेट ऑफ एम्स। एजुकेशनल फिलॉसफी क्या करती है? इट ऑफर्स ए डेफिनेट सेट ऑफ एम्स एंड डेफिनेट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव। एजुकेशनल फिलॉसफी ने एक डेफिनेट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव बनाया है, एक डेफिनेट सेट ऑफ एम्स बनाया है, किसके लिए? टू फॉलो फॉर द टीचर एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट। ये किसने बनाया है? ये सब एजुकेशनल फिलोसोफर्स जितने भी हैं उन्होंने बनाया है।
अब एजुकेशनल विदाउट फिलॉसफी इज ब्लाइंड। अगर हम कहें कि सपोज करो कि हमको ये मालूम है कि भाई एजुकेशन प्राप्त करने से हमारे जीवन में आगे बहुत स्कोप है, ये हमारी फिलॉसफी है कि भाई हम अपना एजुकेशन आगे बढ़ा लेंगे तो हमको आगे प्रमोशन में या किसी भी चीज़ में हमको वो मिलेगा। तो एजुकेशन विदाउट फिलॉसफी, अगर हम कोई काम कर रहे हैं और अगर उसके पीछे कोई हमारा उद्देश्य नहीं है, कोई हमारा विज़न नहीं है, फिलॉसफी मीन्स विज़न, हमारा कोई विज़न नहीं है, तो ये क्या करे, ब्लाइंड कहलाएगी। एजुकेशन विदाउट फिलॉसफी इज ब्लाइंड एंड फिलॉसफी विदाउट एजुकेशन इज इनवैलिड। अगर फिलॉसफी तो है आपके पास लेकिन आपके पास एजुकेशन नहीं है, दैट विल बी इनवैलिड। तो क्या है, एजुकेशन विदाउट फिलॉसफी इज ब्लाइंड एंड फिलॉसफी विदाउट एजुकेशन इज इनवैलिड। ये कोटेशन है, जस्ट टू रिमेंबर इट। देन अब हम देखते हैं कि एम्स ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। हमने वहाँ लास्ट क्लासेस में हमने एम्स ऑफ एजुकेशन पढ़ा था, ध्यान रखना। ये एम्स ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है उसके क्या एम्स हैं, ये फिलॉसफी एजुकेशन हमारे लिए क्यों जरूरी, क्या उद्देश्य है इसके, और एजुकेशन में इसका क्या महत्व है, ये देखना है। द एम ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन आर सिंथेसाइज्ड इन द मल्टी फेसेट डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है उसका ये है कि उन्होंने एक मल्टीफेसेट मीन्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो आप मल्टीफेसेट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, अगर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन जब होती है हमारे पास, तो व्यक्ति का जो चहुमुखी विकास जिसका नाम है, मल्टीफेसेट मीन्स चहुमुखी डेवलपमेंट ऑफ एम्स ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। The aims of philosophy education are synthesized in the multifaceted development of the personality। जो philosophy of education का एम क्या है कि व्यक्ति का विकास या स्टूडेंट का विकास, चहुमुखी विकास होना चाहिए, ये उसका उद्देश्य है, एम है। दूसरा क्या करता है ये, ऑल राउंड डेवलपमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एस्पेक्ट फिजिकल, मेंटल, मोरल, सोशल, इमोशनल एंड द स्पिरिचुअल। ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलप, जैसे हमने चहुमुखी पढ़ा है यहाँ पे, चहुमुखी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। अब इस चहुमुखी में क्या क्या चीज़ें आना चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द फिजिकल, मेंटल, मोरल, सोशल, इमोशनल एंड द स्पिरिचुअल। ये एम है कि एजुकेशन चहुमुखी विकास व्यक्ति का करता है। एजुकेशन कंसिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल। जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का नेक्स्ट एम क्या है कि ये डेवलपमेंट ऑफ ऑल द कैपेसिटीज, ये व्यक्ति के अंदर बहुत सारी क्षमताएं उत्पन्न कर देता है, ये फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि फिलॉसफिकल थॉट, जो फिलोसॉफिकल थॉट है वो क्या क्या करते हैं, लॉजिक देते हैं, रैशनल देते हैं, सीक्वेंस देते हैं एंड सिस्टम टू एजुकेशन। मीन्स अगर फिलॉसफी जो फिलोसोफर एजुकेशनलिस्ट और जो एजुकेशनल फिलोसोफर होते हैं वो अच्छे थॉट्स देते हैं, लॉजिक देते हैं। सपोज करो कि अगर कोई एजुकेशनल फिलोसोफर ने कोई नए क्राइटेरिया एजुकेशन को लेकर के नए क्राइटेरिया बनाए हैं तो वो बताता है, लॉजिक देता है कि इसलिए ज़रूरी है, और रैशनल देता है, उसका उचित कारण बताता है, वो सीक्वेंस किस चीज़ के बारे में कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल जब नर्सरी का बच्चा होता है तो हम उनको अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे हम उनको सेंटेंस बनाना सिखाते हैं, इस तरह से सीक्वेंस। तो एजुकेशनल जो एजुकेशन है वो सीक्वेंस वाइज चलना चाहिए, और सिस्टम टू एजुकेशन, एक एजुकेशनल सिस्टम किस तरह का होना चाहिए, ये इसका नेक्स्ट एम है। देन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज नॉट ओनली द एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफी इज व्यूड टू एजुकेशनल प्रॉब्लम। फिलोसफी केवल हमारे एजुकेशनल प्रॉब्लम्स होती है उन्हीं को शॉर्ट आउट करने के लिए नहीं यूज होता है, बट ऑल्सो दैट बोथ फिलोसफर्स एंड एजुकेटर who come together should have a common concern and commitment about the nature of the education that is required to uphold the dignity of human beings। तो जो फिलोसोफर है और जो एजुकेटर है, इन दोनों का एक कॉमन उद्देश्य होना चाहिए कि दोनों मिलकर, दोनों की कंसर्निंग एक ही होना चाहिए, दोनों का मोटिव एक ही होना चाहिए, और एक कमिटमेंट होना चाहिए अबाउट द नेचर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा कैसी होना चाहिए। तो अबाउट द नेचर ऑफ एजुकेशन दैट इज रिक्वायर्ड
किसके लिए जरूरत है? टू द अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये था, हमने पढ़ा था एम्स ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। तो इसको आप 3-4 बार पढ़ना तो याद हो जाएगा। नाउ लेट अस सी द स्कोप ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। क्या क्या स्कोप है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का, कहाँ कहाँ पर यूज होता है? स्कोप मीन्स फील्ड, किस किस फील्ड में फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का यूज होता है? द स्कोप ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स क्रिटिकल इवैल्यूएशन में इसका यूज होता है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन है, एम है, आइडियाज है, आइडियाज एंड एजुकेशन है, एनालिसिस ऑफ ह्यूमन नेचर है, एजुकेशनल वैल्यूज एंड थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड द रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड सोशल प्रोग्रेस। तो कहाँ कहाँ यूज होता है इसका? द स्कोप ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स, एक तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ एम, ठीक है, कि भाई जो फिलॉसफी के जो एम्स है उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन में इसका यूज़ होता है। देन आइडियाज़ एंड एजुकेशन, हम एजुकेशन के लेके, हर व्यक्ति के एजुकेशन के लेके अलग अलग आइडियाज़ है। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था, कोई तो एक सिंपल सा नॉलेज लेने के लिए एजुकेशन लेता है, कोई आगे नौकरी करने के लिए, तीसरा अपने लाइवलीहुड चलाने के लिए। तो आइडियाज़ एंड एजुकेशन, एनालिसिस ऑफ ह्यूमन नेचर, जब आपको फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन मालूम होगी तो आप एनालिसिस ऑफ ह्यूमन नेचर, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनकी साइकोलॉजी अलग होती है, थोड़ा सा फिर स्कूल गोइंग हो जाते हैं उनकी साइकोलॉजी अलग होता है। जब वो एडोलेसेंट स्टेज, तो एक मतलब अलग अलग कैटेगरी के क्लास के बच्चों को आप साइकोलॉजिकली कैसे ट्रीट करोगे, दैट इज एनालिसिस ऑफ ह्यूमन नेचर। देन उसका कहाँ यूज़ होता है? एजुकेशनल वैल्यूज़, हमारे जो एजुकेशनल के वैल्यूज़ क्या क्या हैं उसमें इसका यूज़ होता है। द थ्योरी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ नॉलेज में उसका यूज़ होता है। एंड द रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड सोशल प्रोग्रेस, ठीक है। तो दीज आर द स्कोप ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। नाउ फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी, एजुकेशनल फिलोसफी का क्या फंक्शंस है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है? हमने उसके स्कोप देख लिए है ना, उसके पहले वो क्या होती है वो देख लिया। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। नंबर अगर हमने उसमें ए लिया है, डिटरमाइनिंग द एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, डिटरमाइनिंग द एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन मीन्स एजुकेशन के अलग अलग एस्पेक्ट हैं, अलग अलग पहलू हैं जिसके बारे में फिलॉसफी वर्क करती है। तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, पहले एम ऑफ एजुकेशन, हर फिलॉसफी का एम ऑफ एजुकेशन अलग होता है। तो अब फिलॉसफी कहती है कि आपका एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए। फिलॉसफी का ये भी काम है कि आपका करिकुलम कैसा होना चाहिए, मेथड ऑफ टीचिंग कैसी होना चाहिए, कौन सी मेथड ऑफ टीचिंग में बच्चों को इंटरेस्टिंग बना करके बच्चों का कंसंट्रेशन और बच्चों का अटेंशन ले सकते हैं। देन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन यहाँ पे अनुशासन से भी होता है, डिसिप्लिन इस चीज़ से भी होता है कि बच्चे को ये लिबर्टी होना चाहिए कि उसको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। नेक्स्ट देखिए टीचर एंड स्टूडेंट, यहाँ टीचर के क्या रोल है, स्टूडेंट के क्या रोल है। देन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल होता है या जो हायर अथॉरिटी है होता है, उनका उनके वैल्यूज़ है, उनके बिहेवियर है कैसा होना चाहिए। तो पहला फंक्शन क्या है, डिटरमाइनिंग द एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। अब डिटरमाइनिंग द एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन में ये छः चीज़ें आती है, ये फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। तो पहला एम ऑफ एजुकेशन, इनको हम डिटेल में देखेंगे आगे। एम ऑफ एजुकेशन, दूसरा आता करिकुलम, तीसरा है मेथड ऑफ टीचिंग, फोर्थ है डिसिप्लिन, फिफ्थ है टीचर एंड स्टूडेंट एंड सिक्स है एडमिनिस्ट्रेटर। ये डिटरमाइनिंग द एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, इनमें 6 चीज़ें आती हैं, हम आगे देखते हैं इनको। दूसरा फंक्शन है इसका हार्मोनाइजिंग ओल्ड एंड न्यू ट्रेडिशनल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। हार्मोनाइजिंग, हार्मोनाइजिंग मीन्स कीपिंग द बैलेंस, ओल्ड एंड न्यू ट्रेडिशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जो पुराने जैसे हमारे ब्लैक बोर्ड वाले थे वो भी उस समय के लिए मायने रखते हैं, तो एकदम ब्लैक बोर्ड को एकदम हटा भी नहीं देना है। और आज हम हमारी ई टीचिंग आ गई है, बहुत सारे हम इलेक्ट्रॉनिक या हाई जो टेक्नोलॉजी से हम पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को, आजकल ऑनलाइन क्लासेस, ये भी एक हाई टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है। तो जो पुरानी है और नई ट्रेडिशनल्स होते हैं उनको एक हार्मोनाइज करना, एकदम मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम ओल्ड को हटा देना है और एकदम न्यू को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि पुरानी चीज़ों का अपने मेरिट डीमेरिट होते हैं और नई चीज़ों के अपने मेरिट डीमेरिट होते हैं ना, मतलब नफ़ा और नुकसान आप बात कर सकते हो, लाभ और हानि।
तो हर जो पद्धति है पढ़ाने की, टीचिंग मेथड है या जो पुरानी ट्रेडिशनल मेथड है पढ़ाने की, उसके अपने महत्व हैं, उनके अपने जो मेरिट डीमेरिट है, इस तरह से। तो हमको एकदम से पुरानी को हटा भी नहीं देना और एकदम टोटली नहीं एक्सेप्ट नहीं करना, इन दोनों के बीच में हमको एक बैलेंस बना के चलना है। तो दूसरा फंक्शन क्या है? हार्मोनाइजिंग ओल्ड एंड न्यू ट्रेडिशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तीसरा फंक्शन क्या है? तीसरा फंक्शन ये है कि प्रोवाइडिंग द एजुकेशनल प्लानर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड एजुकेटर विद द प्रोग्रेसिव विजन टू अचीव एजुकेशनल डेवलपमेंट। अगला इसका फंक्शन क्या है कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के द्वारा बहुत एजुकेशनल प्लानर, मतलब बहुत अच्छे अच्छे जो एजुकेशन को लेकर के पॉलिसी बनाते हैं एजुकेशन के लिए, जैसे जो शिक्षा को लेकर प्लान बनाते हैं, है ना, और जो प्लानिंग होती है 5 ईयर्स में, उसमें शिक्षा के लिए कितना बजट रखा है, शिक्षा को कितना महत्व देना है, इस तरह से प्रोवाइडिंग एजुकेशनल प्लानर प्रोवाइड करता है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर, जो एजुकेशनल फिलॉसफी के कारण एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी सामने आ रहे हैं, देन अच्छे एजुकेटर सामने आ रहे हैं, किसके लिए? विद द प्रोग्रेसिव विजन टू अचीव एजुकेशनल डेवलपमेंट, ताकि आगे प्रोग्रेसिव एक विजन को लेकर के, शिक्षा के लेके एक अच्छा विजन लेके कि भाई आज बच्चों के प्रोटोकॉल में या बच्चों का करिकुलम आज ऐसा रहेगा, तो आने वाले समय में हमारे बच्चे आगे जाकर के बहुत अच्छे एजुकेशनल प्लानर बनेंगे, आगे जाकर बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, आगे जाकर बहुत अच्छे एजुकेटर बनेंगे। तो प्रोवाइडिंग द एजुकेशनल प्लानर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड एजुकेटर विद द प्रोग्रेसिव विजन मीन्स एक तरह की दूरदृष्टि रखना, विजन मीन्स दूरदृष्टि, तो टू अचीव एजुकेशनल डेवलपमेंट। तो जब सारे अच्छे हमको एजुकेशनल प्लानर मिलेंगे, अच्छे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर मिलेंगे, अच्छे एजुकेटर मिलेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? हमारा एजुकेशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छे बेहतर वे में होगा। ये तीसरा फंक्शन है। और डी देखते हैं हम, प्रिपेयरिंग द यंग जनरेशन टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न टाइम। अगला फंक्शन क्या है कि जो हमारी फिलॉसफी एजुकेशन क्या करती है, ये प्रिपेयर करती है हमारी यंग जनरेशन को, किसके लिए? टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न टाइम। क्योंकि वो एजुकेशन को एक फिलॉसफी बना के चलेंगे कि अगर हमको हाईली टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना है, तो हमको आगे के लिए बहुत स्कोप रहेंगे। तो यंग जनरेशन को, टू प्रिपेयर द यंग जनरेशन टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न टाइम, जितने भी चैलेंजेस या जो भी चुनौतियां आ रही है सामने, हमारी यंग जनरेशन को फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के द्वारा उनको प्रिपेयर करना है। तो प्रिपेयरिंग द यंग जनरेशन टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न टाइम। अब जो हमने फंक्शन देखे थे कि डिटरमाइनिंग द एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, अब उनको हम 1 बाय 1 डील करेंगे आगे। जैसे हमने ये देखे हैं यहाँ पर, ये देखे ना, डिटरमाइनिंग द एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग, डिसिप्लिन, टीचर एंड स्टूडेंट, एडमिनिस्ट्रेटर। अब इन्हीं चीज़ों को हम आगे जाके थोड़ा डेप्थ में देखेंगे। तो डिटरमाइनिंग द एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन में, तो एम ऑफ एजुकेशन, पहला पॉइंट था एम ऑफ एजुकेशन। तो फिलॉसफी एम ऑफ एजुकेशन के बारे में क्या कहती है कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड ओरिजिनल आइडियाज़। फिलॉसफी एजुकेशन क्या करती है? ओरिजिनल आइडियाज़ रिगार्डिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ हाँ ठीक है। तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड्स ओरिजिनल आइडियाज रिगार्डिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, पर्टिकुलरली एजुकेशनल एम, मेथड्स ऑफ टीचिंग, करिकुलम, टीचर, स्टूडेंट, एक्सेट्रा। तो एम ऑफ एजुकेशन में, देन इट गाइड द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन बाय सजेस्टिंग suitable aim from the diversities of life and selecting the means accordingly। तो ये क्या करता है? इट गाइड द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, हमारी एजुकेशनल प्रोसेस कैसा होना चाहिए, हमारी लर्निंग टीचिंग एक्टिविटीज़ कैसी होना चाहिए, ठीक है। तो और अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप हमको बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए। तो इट गाइड द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन बाय सजेस्टिंग सूटेबल एम, क्योंकि हर फिलॉसफी के अपने अपने एम होते हैं। अगर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन हमको एम्स ऑफ एजुकेशन नहीं देंगी तो हम आगे फिर कुछ आगे हम नहीं कर पाएंगे। तो इट गाइड द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन बाय सजेस्टिंग सूटेबल एम
फ्रॉम द डाइवर्सिटीज ऑफ लाइफ। बहुत सारी हमारे लाइफ में बहुत सारी डाइवर्सिटीज है, सब अलग अलग हमारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब होते हुए भी हम किस तरह सूटेबल एम लेकर के हम लाइफ में आगे बढ़े और सिलेक्ट द मीन्स अकॉर्डिंगली, और हमको किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किस तरह का एम लेकर के हमको चलना है, ये एम्स ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी में जो पहला फंक्शन है एम्स ऑफ एजुकेशन में ये होता है। तो हम एक बार और देखते हैं कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड्स ओरिजिनल आइडियाज रिगार्डिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, पर्टिकुलरली एजुकेशनल एम, मेथड ऑफ टीचिंग, करिकुलम, टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है, फिर ये इसका क्या है, इट गाइड द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन बाय सजेस्टिंग सुटेबल एम्स फ्रॉम द डाइवर्सिटीज ऑफ लाइफ एंड सिलेक्टिंग द मीन्स अकॉर्डिंगली। दूसरा करिकुलम, दूसरा फंक्शन क्या है इसका, करिकुलम। इट हेल्प द करिकुलम डिजाइनर टू कंस्ट्रक्ट करिकुलम अकॉर्डिंग टू द नीड, एबिलिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर। करिकुलम में कैसे इसका फंक्शन होता है कि ये जो करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम डिज़ाइन करने वाले जो एजुकेटर होते हैं, पाठ्यक्रम बनाने वाले जो टीचर्स होते हैं, शिक्षाविद होते हैं, उनको ये हेल्प करता है। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन किस में हेल्प करता है, इट हेल्प करिकुलम डिज़ाइनर टू कंस्ट्रक्ट ए करिकुलम, एक पाठ्यक्रम बनाने के लिए या पाठ्यक्रम कंस्ट्रक्ट द करिकुलम, और अकॉर्डिंग टू कैसे, अकॉर्डिंग टू नीड। आज प्रेजेंट सिनारियो में हमारा पाठ्यक्रम किस तरह से होना चाहिए, क्या हमारा नीड बेस्ड पाठ्यक्रम है, और एबिलिटी वो पाठ्यक्रम जो बच्चे फुलफिल कर सके, बच्चे पढ़ सके, और इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर। तो क्या हमारा पाठ्यक्रम किस तरह से होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू नीड होना चाहिए, दूसरा अकॉर्डिंग टू एबिलिटी होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर होना चाहिए। तो हमारा करिकुलम कैसे होना चाहिए, इट हेल्प करिकुलम डिजाइनर टू कंस्ट्रक्ट करिकुलम अकॉर्डिंग टू द नीड, एबिलिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर। ठीक है, तो करिकुलम में इसका फंक्शन इस टाइप से है ना। मेथड ऑफ टीचिंग में फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का क्या फंक्शन है मेथड ऑफ टीचिंग में, तो एजुकेशनल फिलॉसफी इज वेरी मच हेल्पफुल टू अडॉप्ट सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग। जो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग है, लेक्चर मेथड है, डेमोस्ट्रेशन मेथड है, फील्ड विजिट है, और तुम्हारा सिमुलेशन है, और लैब में जो पढ़ते हैं, क्लिनिकल में करते हैं, ये सब मेथड ऑफ टीचिंग में, सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, वर्कशॉप है, ये सब सारी मेथड ऑफ टीचिंग के अंतर्गत आती है, रोल प्ले है, ये सब सारी मेथड ऑफ टीचिंग है। तो मेथड ऑफ टीचिंग में इसका क्या फंक्शन है एजुकेशनल फिलोसफी का, कि इसने क्या कहा है कि एजुकेशनल फिलोसफी इज वेरी हेल्पफुल टू अडॉप्ट सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग, कि अच्छे से अच्छी मेथड ऑफ टीचिंग कौन सी होती है, ये उन्होंने हेल्प किया है एक एजुकेटर को कि वो किस तरह की मेथड ऑफ टीचिंग को अडॉप्ट करके बच्चों को एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा सके, टू गेट देयर फोकस ऑन द सब्जेक्ट मैटर। देन नेक्स्ट में इसी में क्या फंक्शन है, वी गेट द नॉलेज ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग, जैसे लर्निंग बाय डूइंग इन नेचुरलिज्म। अब जैसे नेचुरलिज्म फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है, तो नेचुरलिज्म क्या कहता है कि लर्निंग बाय डूइंग, जब तक बच्चा खुद नहीं करेगा तब तक वो सीख नहीं पाए, तो लर्निंग बाय डूइंग इन नेचुरलिज्म। फिर लेक्चर मेथड, अब लेक्चर आइडियलिज्म क्या कहता है कि लेक्चर मेथड अच्छा है, और एक्सपेरिमेंटेशन मेथड क्या बोलते हैं इन प्रेगमेटिज्म एक्सपेरिमेंट पे फोकस करता है। तो ये अलग अलग टाइप की वी गेट द नॉलेज ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग लाइक लर्निंग बाय डूइंग इन नेचुरलिज्म, लेक्चर मेथड इन आइडियलिज्म, एंड एक्सपेरिमेंटेशन या एक्सपेरिमेंटल मेथड इन प्रेगमेटिज्म। तो हमने क्या करा, किसी भी एक भी फिलोसफी को हमने हटाया नहीं है, ऐसा नहीं कि हम एक ही फिलोसफी को फॉलो कर रहे हैं, हम सारी फिलोसफी को फॉलो करके हम इन ऑल द एस्पेक्ट बच्चों को सिखाते हैं। हम लर्निंग बाय डूइंग भी करवाते हैं, हम यहाँ नेचुरलिज्म का फॉलो करते हैं, फिर लेक्चर मेथड करते हैं तो हम आइडियलिज्म फिलोसफी को हम फॉलो करते हैं, और एक्सपेरिमेंटल क्लिनिकल में या एक्सपेरिमेंट करवा के हम यहाँ प्रेगमेटिज्म फिलोसफी को भी हम फॉलो कर रहे हैं। तो मेथड ऑफ टीचिंग में इसका ये फंक्शन है। देन इट हेल्प अस टू चूज द सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट एंड स्कूल इन्वायरमेंट। ये एक एजुकेटर को, एक टीचर को इसमें भी हेल्प करता है कि सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट क्लिनिकल पे फोकस करता है तो हम उसको क्लिनिकली कराएं,
या स्कूल इन्वायरमेंट के हिसाब से हमको कौन सा सूटेबल मेथड ऑफ टीचिंग रहेगा। जैसे बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है वहाँ पर, तो हम एक रोल प्ले करके या प्ले द्वारा भी हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें हम सिखा सकते हैं। तो इट हेल्प अस टू चूज द सूटेबल मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू द, एक तो नेचर ऑफ द सब्जेक्ट और किसके अकॉर्डिंग, एंड द स्कूल इन्वायरमेंट। ये दोनों चीज़ों के होने से हम एक सूटेबल मेथड ऑफ टीचिंग किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं, ये हमको कौन बताता है, फिलॉसफी ऑफ या एजुकेशन या एजुकेशनल फिलॉसफी के द्वारा हम ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। तो ये दीज आर द फंक्शन अब डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन में कैसे रोल करता है, कैसे क्या फंक्शन है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का या एजुकेशनल फिलॉसफी का, क्या डिसिप्लिन में, डिसिप्लिन रिफ्लेक्ट द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। तो डिसिप्लिन क्या है, रिफ्लेक्ट द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। ये हमारा अनुशासन, जैसे आप लोगों ने आर्मी के जीवन जीने की कला, बहुत से, चाहे वो कहीं पर भी हो लेकिन उनके एक डिसिप्लिन बना रहता है, कहीं पर भी जाए, चाहे वो अपने घर में रहे, चाहे सिविल कहीं पर भी जाए, लेकिन उनका तो डिसिप्लिन रिफ्लेक्ट द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। और आइडियलिज्म क्या कहता है, जो आइडियलिज्म फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है वो क्या एडवोकेट्स करती है, वो किस चीज़ की एडवोकेसी करती है या किसका पक्ष लेती है। आइडियलिज्म एडवोकेट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल, whereas naturalism emphasize freedom and natural discipline, and pragmatism stress social discipline। तो ये अलग अलग टाइप की जो फिलॉसफी है, तो आइडियलिज्म एडवोकेट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मीन्स वो आइडियलिज्म कहता है कि आप कहीं पर भी जाओ, कहीं किसी भी जगह पर आपका एक अनुशासन और सेल्फ कंट्रोल अपने आप पे होना चाहिए। आप स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल वेयर नेचुरलिज्म, जबकि नेचुरलिज्म कहता है कि एम्फेसाइज फ्रीडम। नेचुरलिज्म ने कहा है कि उसको फ्रीडम रखो और एक नेचुरल डिसिप्लिन, जो एक नेचुरल डिसिप्लिन होता है, अनुशासन, इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा भी अनुशासन किसी पर एम्फेसाइज नहीं करना चाहिए या किसी पे फोर्स नहीं करना चाहिए, एक नेचुरल अनुशासन होना चाहिए। और प्रैग्मेटिज्म, जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन प्रैग्मेटिज्म किस पे स्ट्रेस करती है, सोशल डिसिप्लिन। हमारे कुछ सामाजिक नैतिक मूल्य होते हैं, समाज में हमको कैसा रहना है, समाज में कैसे हमको अनुशासन मेंटेन करना है। तो ये डिसिप्लिन को लेकर के फिलॉसफी, एजुकेशनल फिलॉसफी ने अपने आइडियाज़ रखे हैं। तो दीज डिसिप्लिन्स आर नोन फ्रॉम द स्टडी ऑफ डिफरेंट एजुकेशनल फिलोसफीज। और ये जो डिसिप्लिन है, ये डिफरेंट एजुकेशनल फिलोसफी, यहाँ डिसिप्लिन का एक मतलब ये भी होता है कि फ्रॉम द स्टडी ऑफ डिफरेंट एजुकेशनल फिलोसफी, अलग अलग स्ट्रीम होती है, जैसे कोई साइंस का रहता है, कोई आर्ट का रहता है, कोई कॉमर्स का रहता है। तो यहाँ पर ये भी आज़ादी दी जानी चाहिए कि उसको जो सब्जेक्ट पसंद हो उसको वो सब्जेक्ट बच्चों को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड और आप उसको बायो दिला रहे हो और बायो में इंटरेस्टेड आप मैथमेटिक्स दिला रहे हो। तो पहले थोड़ा सा हमको ये भी, डिसिप्लिन्स आर नोन फ्रॉम द स्टडी ऑफ डिफरेंट एजुकेशनल फिलोसफीज। तो यहाँ पे हमको डिफरेंट टाइप की फिलोसफी, एजुकेशनल फिलोसफीज को समझ करके ये समझना चाहिए कि हमारा जो डिसिप्लिन किस तरह से होना चाहिए। द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी इज एसेंशियल टू फॉलो डिजायरेबल डिसिप्लिन। जब तक हमको एजुकेशनल फिलॉसफी का नॉलेज नहीं होगा तो हमको ये समझ में नहीं आएगा कि हमारे टू फॉलो डिज़ायरेबल डिसिप्लिन। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा बहुत आईआईटी में बहुत आगे जा कर के एक बहुत अच्छा काम करना चाहता है या बहुत अच्छा बनना चाहता है, उसकी ये फिलॉसफी है कि मैं आईआईटी सेक्टर में बहुत अच्छा काम करना चाहता हूँ। तो उसको शुरुआत किससे करनी पड़ेगी, डिज़ायरेबल डिसिप्लिन, जो उसका डिज़ायरेबल है। अब वो तो आईआईटी में जाना चाहता लेकिन सब्जेक्ट कुछ और ले लिया, तो वो आईआईटी में वो अपना परफॉर्म नहीं कर पाएगा। द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी इज टू असेंशियल टू फॉलो ए डिज़ायरेबल डिसिप्लिन। तो एक अच्छे से एक सब्जेक्ट चूज करने में, अपना करियर बनाने के लिए भी एक एजुकेशनल फिलॉसफी बहुत इम्पोर्टेंस है। नाउ टीचर एंड स्टूडेंट, इसमें क्या फंक्शन है एजुकेशनल फिलॉसफी का, टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर स्टूडेंट के बारे में फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या कहती है कि एजुकेशनल फिलॉसफी डिटरमाइन द रोल एंड क्वालिटी ऑफ ए टीचर। वो एजुकेशनल फिलॉसफी कहती है कि टीचर का क्या रोल है और टीचर के रोल के बारे में उसकी क्या फिलॉसफी है।
टीचर को कैसे होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ टीचर क्या होना चाहिए, है ना, बिहेवियर ऑफ टीचर क्या होना चाहिए, डेप्थ ऑफ नॉलेज, इंटेलेक्चुअल, इन ऑल द एस्पेक्ट, मेंटल, मोरल, सोशल, किस तरह का टीचर का कैरेक्टर होना चाहिए, एज वेल एज द स्टूडेंट इन डाइवर्सिफाइड सोसाइटी। तो और जो स्टूडेंट है उसके रोल के बारे में भी कहा है कि स्टूडेंट को भी कैसे बिहेव करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग सोसाइटी से आता है, डाइवर्सिफाइड सोसाइटी से आता है, कोई मिडिल क्लास से आता है, कोई अपर क्लास से आता है, कोई लोअर क्लास से आता है, लेकिन जब क्लास में बैठते हैं तो सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं। तो एक डाइवर्सिफाइड सोसाइटी से बच्चे आते हैं और उन बच्चों के साथ टीचर का रोल कैसा होना चाहिए एज वेल एज स्टूडेंट का रोल कैसे होना चाहिए, वो नेक्स्ट क्लासेस में या किसी और यूनिट में होगा। तो वो विद द हेल्प ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी वी गेट नॉलेज। एजुकेशनल फिलॉसफी के द्वारा हमको एक नॉलेज मिलता है, किसके बारे में, pertaining to the role of the teacher as well as student in the school and the relationship with each other। तो एक टीचर और स्टूडेंट के बारे में फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन ये भी कहता है कि हमको एक नॉलेज देता है pertaining to role of the teacher as well as the student in the school, स्टूडेंट को स्कूल में कैसे बिहेव करना है, और रिलेशनशिप विथ ईच अदर, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन किस तरह होता है, ये भी टीचर और स्टूडेंट के बारे में इसका फंक्शन है। क्योंकि ये जब तक हमको ये टीचर और स्टूडेंट के बारे में, बिहेवियर के बारे में नॉलेज नहीं देगा, हम इसको नहीं समझ पाएंगे। देन एडमिनिस्ट्रेटर, नेक्स्ट फंक्शन है इसका एडमिनिस्ट्रेटर। अब एडमिनिस्ट्रेटर कैसा होना चाहिए, एक प्रिंसिपल या कॉलेज ऑफ नर्सिंग का और या कहीं हायर जो भी स्कूल है या मेडिकल कॉलेज है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर कैसा होना चाहिए। द नॉलेज ऑफ व्हाट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर वी शुड अडॉप्ट फॉर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इट डिटरमाइंड बाय एजुकेशनल फिलॉसफी। एजुकेशनल फिलॉसफी नहीं बताया कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या कैरेक्टर होना चाहिए, किस तरह से अपना टीम को लीड करना चाहिए उनको, और एजुकेशनल एम्स क्या क्या होना चाहिए, वो अपने इंस्टीट्यूट को कितने ऊपर तक ले जाना चाहता है, उसके आगे क्या फिलॉसफी है, वो अपनी स्कूल को नंबर टॉप पे लेके जाना चाहता है, ये उसकी फिलॉसफी है। तो उसको अभी से अच्छा काम करना पड़ेगा, जब जाकर के वो अपनी स्कूल को या अपनी कॉलेज को नंबर 1 लेके आ पाएगा। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन। देन बी, दूसरा फंक्शन है हार्मोनाइजिंग ओल्ड एंड न्यू ट्रेडिशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। हमने पिछले ही देखा था कि ओल्ड और न्यू जो ट्रेडिशन ऑफ जो एजुकेशन है उसके बीच में हमको बैलेंस बना के रखना, ये काम कौन करता है, ये एजुकेशनल फिलॉसफी करती है। तो इसके कंसर्न में अगर हम देखें कि हार्मोनाइजिंग ओल्ड एंड न्यू फंक्शन ट्रेडिशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इसमें हम देखते हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट द ओल्ड ट्रेडिशन बिकम आउटडेटेड फॉर द पीपल, दे आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू ट्रेडिशन। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट द ओल्ड ट्रेडिशन बिकम क्या हो गया, आउटडेटेड हो गया है फॉर द पीपल, दे आर रिप्लेस बाय द न्यू ट्रेडिशन। और क्या है, दिस प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट इज नॉट ऑलवेज स्मूथ। ये जो रिप्लेसमेंट हो रहा है कि हम पुराने को छोड़ रहे हैं और नए को अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं, ये हमेशा हमारे लिए सही नहीं होता। इट इज फेस्ड विथ लॉट्स ऑफ अपोजिशन फ्रॉम सर्टन ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आज भी जो कट्टर लोग होते हैं वो पुरानी पद्धतियाँ उनको अच्छी लगती है, तो बट हमको रिप्लेसमेंट करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा, एकदम से पूरा उठा के हमको रिप्लेस नहीं करना। तो दिस प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट इज नॉट ऑलवेज स्मूथ, it is faced with lot of opposition from certain orthodox section of the society. Then it must be kept in mind that every old is not outdated and every new is not perfect। ये हमको हमारे दिमाग में ध्यान रखना चाहिए जब हम ये फंक्शन है, एजुकेशनल फिलॉसफी का फंक्शन है कि ओल्ड और नए के बीच में बैलेंस बना के रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ हमको ये भी सिखाता है ये कि हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमेशा ओल्ड चीज़ें आउटडेटेड नहीं होती है और हमेशा न्यू इज़ नॉट परफेक्ट। आप लोगों ने शायद एक कहावत सुनी होगी, आई डोंट नो कि आपने सुनी कि नहीं, कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। So therefore there is a need of coordinating the two in order to maintain the harmony between both। तो there must be coordination, दोनों के बीच में एक हमको coordination बना के चलना पड़ेगा, या दोनों के बीच में हमको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। किनके बीच में, ओल्ड टीचिंग मेथड एंड द न्यू टीचिंग मेथड, तभी हम हार्मोनी बना पाएंगे ओल्ड और न्यू के बीच में। देन दिस फंक्शन कैन बी परफॉर्म्ड बाय फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। ये फंक्शन कौन मेंटेन कर रहा है, ये फंक्शन कौन बैलेंस बना रहा है, ये फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन ओल्ड और न्यू के बीच में बैलेंस बना के चल रहा है। तो ये इसके फंक्शन हुए। अब तीसरा फंक्शन है
providing the educational planner, administrator, educator with the progressive vision to achieve educational development. तीसरा फंक्शन, अब ये तीसरे फंक्शन में क्या क्या है वो हम देखते हैं कि philosophy of education provide the educational planner, administrator and educator with the right vision which guide them to attain the educational goal efficiently. क्योंकि एजुकेशनल फिलॉसफी को पढ़ के ही अच्छे हमको एक एजुकेशनल प्लानर मिलते हैं, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर मिलते हैं, अच्छे टीचर मिलते हैं, एजुकेटर मिलते हैं। वो जो इनकी दूरदृष्टि क्या रहती है और वो दूरदृष्टि के द्वारा किसको गाइड करते हैं, गाइड्स देम टू अटेन द एजुकेशनल गोल एफिशिएंटली। जो भी हमारे आने वाले समय में हमारे फ्यूचरिस्टिक जो गोल होते हैं एजुकेशन को अचीव करने के लिए कि आने वाले भविष्य में हमारा एजुकेशन किस तरह से होना है, ये एजुकेशनल फिलॉसफी ही है जिसके कारण हमको अच्छे एजुकेशनल प्लानर मिले हैं, एडमिनिस्ट्रेटर मिले हैं, एजुकेटर मिले हैं। और ये सब एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को ट्रांसमिट करते चले जाएंगे। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर तैयार करता है, अच्छा एजुकेशनल प्लानर तैयार करता है, एक अच्छा टीचर एक अच्छे टीचर प्रोड्यूस करता है। तो उसका एक विजन रहता है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आगे भी बहुत अच्छा कार्य मुझसे बेटर निकले, मेरे से अच्छे बने। हर टीचर चाहता है कि मेरा स्टूडेंट मेरे से अच्छा योग्य बने और बहुत अच्छी जगह पर काम करे। तो क्या फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड द एजुकेशनल प्लानर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड एजुकेटर विद द राइट विजन विच गाइड देम टू अटेन द एजुकेशनल गोल एफिशिएंटली। आने वाले समय में जो हमारे एजुकेशनल गोल है उनको हम अचीव कर सके। और नेक्स्ट क्या है, इट इज़ वेरी मच यूजफुल टू एजुकेशनल प्रैक्टिशनर फॉर हिज वर्क एंड इट प्लेस इन द जनरल स्कीम ऑफ लाइफ। तो क्या है कि इसका अगला फंक्शन क्या है, इसी में आता है कि एक बहुत यूजफुल एजुकेशनल प्रैक्टिशनर फॉर हिज वर्क, वो अपना एक जो एजुकेशनल प्रैक्टिशनर होता है वो एजुकेशनल ऑफ फिलॉसफी को अपने काम में लाता है और अपनी प्लेस में यूज़ करता है उसको, और जनरल स्कीम ऑफ लाइफ अपने जीवन में भी उसको फॉलो करके आगे बढ़ता है। देन एजुकेशनल फिलॉसफी एजुकेशनल फिलॉसफी और किसको हेल्प करती है, हेल्प टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर, स्टूडेंट और टू इंटरप्रेट हिज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस विद दैट ऑफ अक्वायर्ड थियोरेटिकल नॉलेज इन वाइस वर्सा। मीन्स एजुकेशनल फिलॉसफी है वो किसको किसको हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए, टीचर एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, स्टूडेंट है टू इंटरप्रेट हिज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस विद दैट ऑफ अक्वायर्ड थियोरेटिकल नॉलेज एंड वाइस वर्सा। अपना थियोरेटिकल नॉलेज एज वेल एज अपना जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसको क्या करना है, वो अपने इन चीज़ों में वो हेल्प करता है और आने वाले समय में वो अपने आप को अपग्रेड करता है। तो एजुकेशनल फिलॉसफी हेल्प टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर, स्टूडेंट टू इंटरप्रेट हिज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस विद दैट ऑफ अक्वायर्ड थियोरेटिकल नॉलेज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स वो अपने प्रोफेशनल नॉलेज से थियोरेटिकल नॉलेज और थियोरेटिकल नॉलेज से प्रोफेशनल नॉलेज में उस तरह को अपने आप को इंटरप्रेट करता है और वो अपने आप को बेटर बनाता है। तीसरा फंक्शन देखेंगे हम, प्रिपेयरिंग द यंग जनरेशन टू फेस द चैलेंजेस ऑफ मॉडर्न टाइम। प्रिपेयरिंग द यंग जनरेशन टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न टाइम। तो इस फंक्शन में हम क्या देखेंगे कि क्या है इसके अंदर, सोसाइटी इज नॉट स्टैटिक, इट चेंजेस इट्स वैल्यू, ट्रेडिशन, कस्टम्स, कल्चर एक्सेट्रा फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब सोसाइटी कभी भी एक जैसी नहीं रहती है, ये कंटिन्यूस इसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। कैसे चेंजेस होते रहते हैं, इसके वैल्यू चेंज होते रहे, जो ट्रेडिशन है पुराने ट्रेडिशन धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, हमारे कस्टम्स भी उतने अच्छे से नहीं है, तो कल्चर ये सब कंटिन्यूस चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। पहले इंसान का सोच कुछ और थी, अभी उसकी सोच और थी, है ना, अभी उसके पहले उसके ट्रेडिशन अलग थे, अभी उसके ट्रेडिशन थोड़े चेंज हो गए हैं। तो इस तरह सोसाइटी कंटिन्यूस चेंजिंग स्टेट में है। और फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या करती है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज द गाइडिंग, स्टर्निंग एंड liberating force that help young people to and society at large to face the challenges of the modern time. It help the individual to understand the relationship between his goal and day-to-day routine work and help develop critical
एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ इन डाइवर्स सोसाइटी। तो क्या करती है फिलॉसफी एजुकेशन, ये एक जो उसका यंग जनरेशन को भी एज वेल एज द सोसाइटी एट लार्ज, जो नए लाइफ में नए चैलेंजेस आ रहे हैं उनको कैसे फेस करना है। मॉडर्न टाइम में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, क्यों चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी कंटिन्यूस चेंज हो रही है, उसके वैल्यू चेंज हो रहे हैं, उसके ट्रेडिशन चेंज हो रहे हैं, कस्टम चेंज हो रहे हैं, कल्चर चेंज हो रहे हैं, और टाइम टू टाइम तो चैलेंजेस तो आएंगे। जो आज से 50 साल पहले जो दुनिया थी वो आज है क्या, और आज है वो आने वाले 50 सालों में रहेगी क्या, नहीं होगी, कंटिन्यूस। तो क्या होता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में उस समय में उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और वो चैलेंजेस का सामना करना कौन सिखाती है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन उसको गाइड करती है कि किस तरह से वो अपने जो चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी अपना गोल, बिटवीन हिज गोल एंड डे टू डे रूटीन वर्क, वो किस तरह से अपने गोल को एडजस्ट करे, और रूटीन वर्क में आने वाले प्रॉब्लम्स को कैसे क्रिटिकल एटीट्यूड करके अपने लाइफ में इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी वो अपने आप को अपने गोल पे फोकस करके किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाए। तो ये होता है। देन अब अगर हम मेजर फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन, हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि मेजर फिलोसफी ऑफ एजुकेशन कौन कौन सी है। एक तो पेरेनियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, सोशल रिकंस्ट्रक्टिविज्म, देन एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो अब ये मेन फिलोसफी हम देखेंगे, बाद में मैं आपको इंडिविजुअल फिलोसफी के बारे में एक एक फिलोसफी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम इसको देखें पेरेनियलिज्म। अब पेरेनियलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम समझे कि जो पेरेनियलिज्म ऑफ फिलोसफी है वो क्या कहती है। ये कहती है कि टू डेवलप द माइंड ऑफ रेशनल बीइंग टू कंट्रोल आवर इमोशंस। ये कहता है कि माइंड को हमारी इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए, टू डेवलप द माइंड ऑफ रैशनल बीइंग टू कंट्रोल आवर इमोशंस। दूसरा जो पेरेनियलिस्ट जो फिलोसफी को फॉलो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेरेनियलिस्ट। तो वो जो पेरेनियलिस्ट अर्ज करते हैं दैट स्टूडेंट रीड द ग्रेट बुक्स and develop their understanding of the philosophical concept that underline human knowledge। ये पेरेनियलिज्म क्या कहता है कि व्यक्ति को या स्टूडेंट को ग्रेट बुक्स भी पढ़ने की आदत डालना चाहिए, सेल्फ स्टूडियस होना चाहिए, सारी चीज़ें टीचर पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, रीड द ग्रेट बुक्स एंड डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग। उनको अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद डेवलप करना चाहिए किताबें पढ़ के, और ताकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट दैट अंडरलाइन ह्यूमन नॉलेज, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन सोशियोलॉजी, जितनी भी चीज़ें, इन चीज़ों को पढ़ करके स्टूडेंट को खुद अपना नॉलेज इन्हेंस करना चाहिए। तो ये पेरेनियलिस्ट क्या बोलते हैं, द अर्थ दैट स्टूडेंट रीड द ग्रेट बुक्स एंड डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट दैट अंडरलाइन ह्यूमन नॉलेज। प्रोग्रेसिविज्म क्या कहता है, प्रोग्रेसिव फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का भी ये कॉन्सेप्ट है कि एक्टिव रादर देन पैसिव लर्निंग। ये एक्टिव लर्निंग में ज़्यादा, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, हम जब टीचर कोई करता है उसको देख करके बच्चे सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड पैसिव लर्निंग। लेकिन जब बच्चा खुद करता है, हमने मालूम है ना एक्टिव एक्सरसाइज, पैसिव एक्सरसाइज का नाम सुना होगा। तो एक्टिव लर्निंग वो लर्निंग होती है जो हम खुद करके देखते हैं, और पैसिव लर्निंग वो होती है जब हम दूसरे को करके देखते हैं, वो दैट इज कॉल्ड पैसिव लर्निंग। तो जो प्रोग्रेसिविज्म कहता है कि एक्टिव लर्निंग रादर देन पैसिव लर्निंग होना चाहिए, द होल फोकस इज स्टूडेंट। ये प्रोग्रेसिविज्म कहता है कि पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, स्टूडेंट पे होना चाहिए। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है इसका, टू डेवलप द करिकुलम अकॉर्डिंग टू द पर्सनल एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट एंड नीड ऑफ द स्टूडेंट। करिकुलम इस तरफ से होना चाहिए जो बच्चे के पर्सनल एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट और उसकी नीड बेस्ड होना चाहिए। ये प्रोग्रेसिविज्म वाले कहते हैं, और कहते हैं कि इट शुड बी रिलेवेंट टू द स्टूडेंट इन ऑर्डर फॉर द लर्निंग। तो यहाँ पे क्या है कि जो ये रिलेवेंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होना चाहिए, या बहुत वास्ट भी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए करिकुलम, जिसके कारण बच्चों को लर्न करने में दिक्कत आए। तो इट शुड बी रिलेवेंट टू द स्टूडेंट इन ऑर्डर टू लर्न। सोशल रिकंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल रिकंस्ट्रक्टिविज्म हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। इसका कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग।
एड्रेसिंग रियल प्रॉब्लम, कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग एड्रेसिंग रियल प्रॉब्लम। एक मिनट यार, फिर क्या हो गया इसको, हाँ तो यहाँ इस पे आ गया, एक मिनट। तो प्रोग्रेसिविज्म क्या कहता है कि एक्टिव रादर देन पैसिव लर्निंग, द होल फोकस इज स्टूडेंट टू डेवलप द करिकुलम अकॉर्डिंग टू द पर्सनल एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट एंड नीड ऑफ द स्टूडेंट, और इट शुड बी रिलेवेंट टू द स्टूडेंट इन ऑर्डर टू लर्न। सोशल रिकंस्ट्रक्टिविज्म, कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग एड्रेसिंग रियल प्रॉब्लम। सोशल रिकंस्ट्रक्शन ये है कि जब तक आप, जैसे फॉर एग्जांपल जब बच्चा 4 बच्चों के बीच में 10 बच्चों के बीच में जब खेलने जाता है तो वो रियल सिचुएशन में रहता है और रियल सिचुएशन में आने वाली प्रॉब्लम को खुद वो डील करता है। तो कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग, सोसाइटी में या कम्युनिटी में रह करके जो बच्चा सीखता है एड्रेसिंग रियल प्रॉब्लम, क्योंकि हम किताबें जो पढ़ाते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में जो व्यक्ति जाता है तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग टाइप की होती है। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म वाले क्या कहते हैं कि कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए, एड्रेसिंग रियल प्रॉब्लम। देन कंबाइनिंग स्टडी, ये कंबाइनिंग स्टडी पे कहते हैं कि कंबाइनिंग स्टडी एंड सोशल एक्शंस बिलीव दैट एजुकेशन कैन एंड शुड गो हैंड इन हैंड विथ एमिलियोरेटिंग सोशल प्रॉब्लम। तो ये कहते हैं कि कंबाइनिंग स्टडी होना चाहिए, कंबाइनिंग जैसे सोशल एक्शंस बिलीव दैट एजुकेशन कैन एंड शुड गो हैंड टू हैंड। तो जो ये सोशल रिकंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं कि ये क्या है कि एजुकेशन हैंड टू हैंड जाने वाली चीज़ें हैं, ताकि सोशल जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स आए उनको एमिलियोरेटिंग कर सके, दूर कर सके। क्योंकि जब समाज में हम जाते हैं तो हमको जो सिचुएशन मिलते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी किताबों से भी भिन्न होती है, इसलिए ये कहते हैं कि भाई कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। देन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द चेंज ऑफ वर्ल्ड, तो अगर हम वर्ल्ड को चेंज करना चाहते हैं तो एक्टिव पार्टिसिपेशन हमको लेना पड़ेगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द चेंज ऑफ द वर्ल्ड। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि किसी के कहावत सुना होगा ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। कहने का मतलब ये कि हमको कहीं पर भी किसी भी तरह का चेंज लाने के लिए हमको एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए और सबको अपने अपने लेवल से काम करना चाहिए। अदरवाइज एक सोचेगा कि चलो वो कर रहा, अपन चुपचाप बैठे, चलो वो है, तो हमको एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। द नेक्स्ट फिलोसफी एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इज derived from a powerful belief in human free will and the need for individual to shape their own future। ये कहता है कि भाई ये ह्यूमन जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है और एंड नीड फॉर इंडिविजुअल टू शेप देयर ओन फ्यूचर, और इंडिविजुअल व्यक्ति खुद अपने फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए जिम्मेदार होता है और उसके फ्यूचर को एक डायरेक्शन दिया जा सकता है। उसको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ह्यूमन फ्री विल मीन्स बस वो थोड़ा सा हल्का सा गाइड करिए, वो खुद ही अपने आप चलने लगेगा। पर हर फिलोसफी का अपना एक मेरिट डिमेरिट भी है, तो इनका मानना ये है। और ये एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले किस चीज़ पे फोकस करते हैं, दे एम्फेसाइज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डिटरमाइन द कोर्स एंड नेचर ऑफ हिज लाइफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल डिसीजन मेकिंग। ये कहते हैं कि भाई व्यक्ति में अपने आप को उसका नेचर है और उसको लाइफ में अपनी लाइफ में लीड होने के लिए वो खुद इतना सक्षम होता है और वो पर्सनल डिसीजन खुद मेकर होता है। तो ये एबिलिटी उसके अंदर डेवलप करवानी होती है। एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं कि ये एबिलिटी उसमें डेवलप करवाइए ताकि वो आगे जा कर के अपने उसका भविष्य में उसकी लाइफ कैसी होना चाहिए और वो पर्सनल डिसीजन मेकिंग की इम्पोर्टेंस समझ सके कि इस तरह से कभी कभी हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमारी जो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी होती है वो कहीं कहीं हमारी थोड़ी सी लेकिंग हो जाती है, इसलिए हम कभी कभी कुछ जो डिसीजन लेते हैं वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो हमको डिसीजन मेकिंग क्वालिटी, इनका कहना है कि बच्चों के अंदर या इंडिविजुअल के अंदर एक डिसीजन मेकिंग क्वालिटी डेवलप करवाना चाहिए और ताकि वो अपने लाइफ को आगे के लिए बहुत अच्छे से लीड कर सके या अच्छे से वो अपना एक रेस्पेक्टफुल लाइफ समाज में जी सके। और ये एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले अगला क्या मानते हैं कि स्टूडेंट आर इनकरेज्ड
Students are encouraged to understand and appreciate their uniqueness and to assume responsibility for their action. ये भी मानते हैं कि भाई स्टूडेंट को आप उनके अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, और जो भी उनके अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ मालूम है कि कुछ क्रीम बच्चे होते हैं, कुछ एवरेज बच्चे होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं, पुअर होते हैं बच्चे, पुअर इन द सेंस इंटेलेक्चुअल है जैसे भी हो। लेकिन तो इनका मानना है कि स्टूडेंट्स आर इनकरेज to understand and appreciate their uniqueness and to assume responsibility for their action. जैसे कुछ बच्चे होते हैं थ्योरी में बहुत अच्छे हैं लेकिन प्रैक्टिकल में पुअर होते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिकली किसी चीज़ को बहुत अच्छे करते हैं लेकिन थ्योरी में पुअर होते हैं। तो हर बच्चे की एक यूनिकनेस पहचानना पड़ेगा, हर बच्चे की क्वालिटी पहचानना पड़ेगा और उस क्वालिटी के अनुसार उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा। अगर कोई प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा है कि भाई मुझे पीडियाट्रिक में काम करना हो, तो भैया ठीक है, वो पीडियाट्रिक में अगर रहकर वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है तो उसको लेट हर वर्क इन पीडियाट्रिक। तो इस तरह से ये इसका कहने का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट देयर यूनिकनेस एंड टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन। अब कंक्लूशन अगर हम देखें कि भाई फिलॉसफी क्या होता है और फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी, तो ये हमने एक शॉर्ट में तैयार करा है कंक्लूशन में। तो फिलॉसफी इज अ रेशनल इंक्वायर टू द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड विच एम टू फाइंड आउट ट्रूथ फॉर द सेक ऑफ अटेनिंग विजडम। तो फिलॉसफी एक लाइफ को लेकर के एक रेशनल देती है जो हमारी एम्स टू फाइंड आउट, किस तरह से अपना फाइंड आउट करती है, ट्रूथ फॉर द सेक ऑफ अटेनिंग विजडम। मीन्स हमको सच्चाई के राह पर चलते हुए हमारे इंटेलिजेंट का हमको उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि हम बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन हमारे इंटेलिजेंसी का हम उपयोग कुछ गलत बातों में कर रहे हैं जो ईश्वर के नियमों के विरुद्ध है, समाज के नियमों के विरुद्ध है या समाज के अनुशासन के विरुद्ध है। तो हमको फिलॉसफी क्या सिखाती है कि टू फाइंड आउट ट्रूथ फॉर द सेक ऑफ अटेनिंग विजडम। दूसरा और क्या कहती है कि एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन ए सोशल प्रोसेस बाय विच सोसाइटी डेलिबरेटली ट्रांसमिट्स इट्स एक्यूमुलेटेड नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यू फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब अगर जैसे एजुकेशन को हम शॉर्ट में समझे तो क्या कम कहें कि भाई एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस होती है, सोशल प्रोसेस है जिसके द्वारा सोसाइटी डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, तो जानबूझ करके सोसाइटी के पास जो नॉलेज है, एक्यूमुलेटेड नॉलेज मतलब जो इकट्ठा हुआ, एक्यूमुलेटेड मीन्स इकट्ठा, तो जो इकट्ठा किया हुआ नॉलेज है वो और स्किल्स हैं, नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यू, ये तीन चीज़ें ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसफ़र करना ही एजुकेशन कहलाता है। तो एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच सोसाइटी डेलिबरेटली ट्रांसमिट इट्स एक्यूमुलेटेड नॉलेज, स्किल एंड वैल्यू from one generation to another. Philosophy and education are complementary to each other in the sense that both deal with nature of human learning. अब अगर फिलोसफी और एजुकेशन देखें तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी है। अगर फिलोसफी है और एजुकेशन नहीं है और एजुकेशन है तो फिलोसफी तो कोई मतलब नहीं है। बट दोनों की यहाँ पर हमको ज़रूरत महसूस होती है। फिलोसफी एंड एजुकेशन कॉम्प्लीमेंट्री है टू ईच अदर इन द सेंस कैसे द बोथ डील विद द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग, नेचर ऑफ ह्यूमन बींग से दोनों ही डील करती है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री है। देन फिलोसफी डिटरमाइन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। फिलोसफी क्या क्या डिटरमाइन करती है, क्या निश्चित करती है कि एजुकेशन के डिफरेंट टाइप का एस्पेक्ट होते हैं, जैसे एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए, मेथड ऑफ टीचिंग कैसे, और रोल ऑफ द टीचर और स्टूडेंट क्या होता है। ये इसका फंक्शन है जो फिलोसफी डिटरमाइन, एजुकेशनल फिलोसफी डिटरमाइन करती है। और क्या करती है ये? इट प्रोवाइड थ्योरेटिकल गाइडलाइन। जो एजुकेशनल फिलोसफी ये गाइडलाइन देती है किसको? टू द एजुकेशन वेयर द एजुकेशनल मेक इट इन टू प्रैक्टिस। इट प्रोवाइड थ्योरेटिकल गाइडलाइन। थ्योरेटिकल गाइडलाइन कौन दे रहा है हमको यहाँ पर? एजुकेशनल फिलोसफी। तो एजुकेशनल फिलोसफी प्रोवाइड थ्योरेटिकल गाइडलाइन टू द एजुकेशन वेयर द एज एजुकेशन मेक इट इन टू प्रैक्टिस। जब एजुकेशन को हम प्रैक्टिस में लाते हैं, ठीक है, तो हमको ये गाइडलाइन देता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और डिस्कस करेंगे फिलोसफी से रिलेटेड ही, जिसके अंदर कंपोनेंट ऑफ फिलोसफी आएगा। तो हमने ये एट प्रेजेंट हमने फिलोसफी क्या होती है, फिलोसफी किसको, एजुकेशनल फिलोसफी की डेफिनेशन क्या होती है, देन एजुकेशनल फिलोसफी के फंक्शंस क्या होते हैं, देन उसके फंक्शंस के अंदर भी 4 तरह के फंक्शन है और 4 तरह के फंक्शन में भी हमने अलग अलग इलोबरेट किया है, वो देखना।
ठीक है। और जो समरी बनाई है, समरी में भी कुछ फंक्शन आप उसमें से भी ले सकते हो। और ऑल ओवर